हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। तो बेटा, आज मैं आपको पढ़वाने वाला हूँ अगला टॉपिक, दैट इज़ वो है हमारे पास दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो स्पीड का टॉपिक था तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात आती है आगे मेजरमेंट ऑफ टाइम की। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको रीड करना शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। If you don't have a clock, how would you decide what time of the day it is? तो वो इसमें हमको कह रहा है कि अगर हमारे पास क्लॉक ना हो तो हम किस तरह से टाइम को डिसाइड करें कि क्या टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडोज। तो ये हमको बता रहा है कि हमारे जो पुराने टाइम जब क्लॉक अवेलेबल नहीं थी तो बड़े लोग क्या करते थे, सिर्फ शेडो देख के ही अप्रॉक्सीमेट टाइम के बारे में बता देते थे। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर? अवर ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे तो उनको भी इस बात का मालूम था कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में, नेचर में, कि वो इवेंट्स कुछ ना कुछ एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा से रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, उन्होंने क्या नोटिस किया, दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो हर सुबह जो हमारा सन होता है वो राइज होता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। तो हम उसको डे बोलते हैं। तो जब दोबारा से सन राइज होता है, ठीक है, उसके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है। सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। तो उसी तरह से जो हमने जो ये मंथ्स होते हैं तो इसको कैसे उन्होंने मेज़र किया कि जब एक मून दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे हमारे को दिखता है, ठीक है, उसी साइज़ में हमारे को दिखता है, तो वो बोला जाता है। एंड अ ईयर वाज फिक्स्ड एज अ टाइम बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। और वन ईयर किस तरह से डिसाइड होता है, जब अर्थ अपनी रेवोल्यूशन के अराउंड पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगा लेती है तो उसको बोला जाता है आपका ईयर बोला जाता है। ठीक, तो दोबारा से रिवाइज करते हैं हम कि सबसे पहले वन डे। तो वन डे हमारे पास क्या होता है, जब दैट इज़ द टाइम इंटरवल होता है एक सनराइज़ में। जब जैसे कि आज सुबह हुई है ना, सनराइज़ हुआ, तो कल सनराइज़ जब होगा उसके बीच में जो भी टाइम इंटरवल उसको वन डे बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है वन मंथ। तो वन मंथ का जो टाइम इंटरवल होता है वो हमारा किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि हम सभी को पता है कि जो हमारा मून होता है वो अपनी हमारी अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है ना। ठीक, तो जब भी वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल लगाता है तो उसको बोलते हैं हम वन मंथ बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वन ईयर। तो वन ईयर में हम क्या बोलते हैं, जब अर्थ अपना एक वन कंप्लीशन रेवोल्यूशन लगाती है अराउंड द सन तो उसको बोलते हैं हम वन ईयर। उसके बाद ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर शॉर्टर दैन अ डे। तो अभी तक हमने सबसे बड़ा जो टाइम इंटरवल मेज़र किया था वो किया था वन डे, बट अब उस वन डे में भी हमको स्मॉलर टाइम इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए वन डे को हमने स्मॉलर टाइम यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्लॉक्स एंड द वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लॉक्स अवेलेबल हैं। आज डिजिटल क्लॉक्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, तो वो सबसे हमारे पास कॉमन सोर्सेज हैं टाइम को मेजरमेंट के लिए। हैव यू एवर वंडर हाउ क्लॉक्स एंड मेजर टाइम। ठीक, तो ये जानकर हमें हैरानी होगी कि किस तरह से ये अपना टाइम को मेज़र करती हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ रैदर कम्प्लेक्स। जो क्लॉक की वर्किंग है तो वो अभी के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो इसलिए अब हम क्लास 7th में तो ये चीज़ नहीं पढ़ सकते कि क्लॉक वर्क कैसे करती है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। बट जितने भी ये टाइम के मेजरमेंट के डिवाइसेस हैं आपके, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ पीरियोडिक मोशन को फॉलो करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट
वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। जो मैंने आपको चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो सिंपल पेंडुलम होता है वो एक पीरियोडिक मोशन होता है, तो काफ़ी हद तक वो इस चीज़ को यूज़ किया जाता है पीरियोडिक मोशन को वाइल मेकिंग दी वर्किंग ऑफ द क्लॉक्स वगैरह में। ठीक, तो आगे हमारे पास जो नया टॉपिक है वो आ जाता है आपका सिंपल पेंडुलम। तो देखिए इसकी प्रॉपर डिटेल में अब हम पढ़ेंगे क्या है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। देखिए इसका मतलब क्या है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड स्टैंड है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास, हमारा रिजिड स्टैंड है। और एक हमारे पास कोई भी मेटेलिक बॉल होती है या पीस ऑफ स्टोन बोल सकते हो, जिसको हम बॉब कहते हैं। तो ये चीज़ जो होती है इसको बोलते हैं हम बॉब। अब इसको क्या किया जाता है, इसके साथ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड से सस्पेंड किया जाता है। तो शोज अ पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन क्या है, जहाँ पे आपने इसको सस्पेंड किया, जहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है, मीन्स ये वाली पोजीशन जहाँ पे वो अभी प्रेजेंट है, तो इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, उसकी मेन पोजीशन बोला जाता है। उसके बाद व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन ऑफ द साइड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये बॉब था, तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा स्लाइड कर दिया, यहाँ से इस बॉब की पोजीशन जो थी उसको इधर ले आई। ठीक है, तो ये हमारी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, जिसको बोला जाता है उसकी मेन पोजीशन बोलते हैं हम। तो इसको स्लाइटली इधर की ओर क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। तो जब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे रिलीज़ कर देना है। व्हेन द बो पेंडुलम इज रिलीज आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन, तो हमने इधर इसको लेके आए, अब इसको छोड़ देना है, हमने रिलीज़ कर देना है। जब हम रिलीज़ करेंगे तो ये कैसे होगा, ये यहाँ से आपको दोबारा से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा इधर को जाएगा। ठीक, फिर दोबारा से वो यहाँ से आएगा, फिर वैसे। तो मतलब कि वो क्या करता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो एक रेपिडेटली ये ऐसे मूव करता रहता है। इट बिगन्स टू मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब वो यही बोल रहा है कि यहाँ पे टू और ये बैक उसमें फ्रो। द टू एंड फ्रो मोशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इसको आप पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, और इसका अल्टरनेट नाम जो है वो है ऑसिलेटरी मोशन। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to A। तो अब इसका वन ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिए। तो उसने जो ऑसिलेशन था वो इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ से उसका स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, और देखिए वो क्या कह रहा है कि वन ऑसिलेशन ऑफ द बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ए टू बी। ठीक है, जब इसका मोशन सेटअप हो जाएगा, जब यहाँ से वो आपका यहाँ से मूव करेगा यहाँ तक, फिर यहाँ से कंप्लीटली वो यहाँ पे वापस आ जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से फिर जब दोबारा से अपनी वो मेन पोजीशन पे आ जाएगा, तो हम बोलते हैं कि उसने अपना वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया। The pendulum also complete one oscillation when its bobs move from external position A to B। या तो आप इसको स्टार्टिंग से ही ऐसे मेज़र कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब स्टार्टिंग पोजीशन उसकी एंडिंग से ले लीजिए, जब वो यहाँ से जाएगा और फिर वापस यहाँ से इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो उसको बोला जाता है वन ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास टाइम पीरियड की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि पेंडुलम जो है अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, तो उसको बोला जाता है दैट इज़ उसका टाइम पीरियड। मतलब जब हम उसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे, मान लीजिए वो यहाँ पे था, हमने उसको रिलीज़ कर दिया, जब वो रिलीज़ करके यहाँ से जाएगा फिर वो वापस यहाँ से आएगा, तो इस दौरान उसने कितना टाइम लिया, तो उसको बोलते हैं हम उसका टाइम पीरियड। उसके बाद हमारी ये पेंडुलम वाली ही एक्टिविटी आ जाती है। तो एक बार हम इसको भी रीड करते हैं, देखिए क्या कह रही है। सेट अप अ पेंडुलम एज शोन इन द फिगर विद द थ्रेड और अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंथ हमने स्ट्रिंग लेनी है,
और उस पर एक पेंडुलम बनाना है। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाय, तो हमने फ़ैन को बंद रखना है, ठीक है, ताकि वो एयर ड्रैग की वजह से उसमें मोशन में कोई दिक्कत ना आए। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम्स टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन, तो उसके बाद जब आप इसको मतलब कि सस्पेंड करोगे तो वो हल्की सी सबसे पहले ऐसे ऐसे आपकी कुछ मूवमेंट दिखेगी, है ना, ये स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ऐसे आपका मूव कर रहा होगा, बट जब तक वो स्टिल नहीं हो जाता तब तक आपने कुछ नहीं करना, जब तक वो रेस्ट में नहीं आ जाता मेन पोजीशन पे। मार्क द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट ऑन द वॉल बिहाइंड इट, तो आपने क्या करना है कि उसकी जो भी जहाँ पे भी मेन पोजीशन आएगी उसके पीछे वाली जो वॉल होगी तो वहाँ पे आपने उसको मार्क कर लेना है पीछे की ओर कि वो स्टार्टिंग पोजीशन उसकी यहाँ पे थी। To measure the time period of the pendulum, we need a stopwatch. However, if a stopwatch is not available, a table clock or wristwatch, मतलब कि आपको कोई ना कोई एक क्लॉक चाहिए उसकी टाइम को मेजर करने के लिए। To set the pendulum in motion, gently hold the bow and move it slightly to one side. तो हम क्या करेंगे, इसको इधर की तरफ लेके आएंगे और उसको रिलीज कर देंगे। Make sure that the string attached to the bow is taut while you displace it. Now release the bow from its displaced position. Remember that bob is not to be pushed when it released. तो वो कह रहा है कि जब आपने यहाँ से इसको लेके आना है यहाँ तक, सिर्फ आपने उसको रिलीज़ करना है, इसको पुश नहीं करना, ज़ोर से उसको धक्का नहीं देना, सिर्फ यहाँ से उठाया, यहाँ तक लेके आए और यहाँ पे ऐसे छोड़ देना उसको। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज़ एट इट्स मेन पोजीशन, जब वो वहाँ से आ जाएगा, जब वो वहाँ से अपनी यहाँ पे आ जाए मेन पोजीशन जहाँ पे आपने मार्क लगाया है, तो आपने अपनी क्लॉक का टाइम को नोट कर लिया। इंस्टेड ऑफ मेन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन इज बॉब एट एक्सट्रीम पोजीशन, आप यहाँ से भी टाइम मेजर करना शुरू कर सकते हो या एक्सट्रीम पोजीशन से भी। मेजर द टाइम ऑफ द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 रेवोल्यूशन, तो आपने क्या करना है, उसके 20 रेवोल्यूशन तक उसको काउंट करना है। मतलब मान लीजिए आपने इसको यहाँ पे लिया, यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, हम मीन से नहीं करते, हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से हमने उसको सस्पेंड कर दिया, छोड़ दिया, तो एक रेवोल्यूशन जब वो वापस आएगा, एक रेवोल्यूशन, फिर 2 रेवोल्यूशन, फिर 3 रेवोल्यूशन, जब तक वो दोबारा से यहाँ पे अपनी पोजीशन पे नहीं आ जाता, 20 बार ही ऐसे हमने देखना है और अपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड आउट करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। आपने टोटल टाइम देख लेना है, यहाँ पे आपने क्या देख लेना है, टोटल टाइम, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपने ले लिए 20, ठीक है। हमने मान लीजिए कि जो भी आपके पास था ना, उसको अप्रोक्सीमेट मान लीजिए टोटल टाइम जो उसको लगा वो आपको लगा, मान लीजिए 1 मिनट लगा, मान लीजिए 60 सेकंड लगे, ठीक है। तो आपको उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो वो 20 ऑसिलेशंस के लिए कितना टाइम लगा रहा है, 60 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन के लिए वो कितना टाइम लगाएगा, 60/20, तो वो आ जाएगा आपका 3 सेकंड। मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए वो अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम लगाएगा, आपका 3 सेकंड लगाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आपने ऑब्जर्वेशंस को करना है। अब यही एक्सपेरिमेंट आपने बार बार करना है, एक बारी तो आपने किया, 5 बारी ऐसे करना है, 5 बारी उसका टाइम पीरियड निकालना है और उसकी एवरेज ले लेनी है, तो वो आ जाएगा आपके पास उस पेंडुलम का टाइम। सो होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को जो आज का टॉपिक था हमारा ऑसिलेशंस वाला, वो अच्छे से क्लियर होगा। पेंडुलम क्या होता है, उसका ऑसिलेशंस क्या होता है, उसका टाइम पीरियड हम किस तरह से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप सभी को ये अच्छे से डिटेल में समझ आया होगा। तो अब कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो टाइम होता है उसके यूनिट्स कैसे होते हैं, कैसे उसको मेज़र किया जाता है, कैसे उनकी कन्वर्जन करते हैं, ठीक। तो ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे।